हैं मारो राजस्थान, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, विदेशी मरीज का होना था ट्रांसप्लांट, बांग्लादेश के मरीज के लिए हो रहा था लेन देन। सूत्रों के हवाले से खबर है 17 मामलों में ली जानी थी एनओसी, इनमें अधिकतर विदेशी मरीजों के मामले सामने आए हैं। तो बड़ा खुलासा हुआ है, एसीबी की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। बांग्लादेश के मरीज के लिए यह लेन देन हो रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हो गई है। 17 मामलों में ली जानी थी एनओसी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। सौरभ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। सौरभ से अधिक जानकारी लेते हैं। सौरभ, देखिए, ट्रांसप्लांट का ये जो मामला निकलकर सामने आया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, इसमें बांग्लादेश के मरीज के लिए लेन देन हो रहा था, ऐसी जानकारी सामने आई। विस्तार से बताइए क्या पूरा मामला है ये। जी बिल्कुल, देखिए, न्यूज 18 राजस्थान पर ये सबसे पहले ये बहुत बड़ा खुलासा इस लिहाज से हो रहा है क्योंकि कल रात से जो है वो एसीबी की टीम ने एसएमएस अस्पताल के एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप किया है और ये ट्रैप किया है उस मामले में जहां पर लाइव ट्रांसप्लांट जो है वो होना था और ईएससीसी अस्पताल में ये ट्रांसप्लांट होना था और वहां के भी एक कोऑर्डिनेटर को एसीबी ने ट्रैप किया 70,000 रुपए की राशि लेन देन करते हुए। लेकिन क्या यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का है या फिर तस्करी का है, क्योंकि ये पूरा मामले का खुलासा अब जो है वो हुआ है। एसीबी के सूत्रों से हमारी बातचीत हुई और ये बात सामने आई है कि जो मरीज था जिसके लिए ट्रांसप्लांट होना था वो बांग्लादेश का मरीज था। तो क्या बांग्लादेश का मरीज का कोई रिलेटिव नहीं था, इस कारण से ये पूरा लेन देन करना था? और क्या ये तस्करी से इसे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि बांग्लादेश के मरीज के अगर परिजन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें लाइव ट्रांसप्लांट तभी होता है जब कोई मरीज अपने किसी रिश्तेदार, अपना कोई रिश्तेदार जो मरीज साथी है वो अगर अपना अंग दान करता है तभी जाकर जो है वो ट्रांसप्लांट आमतौर पर होता है। और ये मामला विदेश से जुड़ गया है। बांग्लादेश का मरीज जो है वो बताया जा रहा है और उसके लिए ये पूरा ट्रांसप्लांट होना था। इस लिहाज से बहुत बड़े सवाल जो है वो यहाँ पर एसएमएस अस्पताल प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं और ईएससीसी प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। एसीबी के सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि कई फाइलें जो है वो एनओसी के लिए यहाँ पर आई हुई थी और 90% ये जो न्यूज 18 पर सबसे पहले खुलासा हो रहा है कि 90% मामलों में विदेशी मरीज के लिए ट्रांसप्लांट होना था। तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला पूरा ये घटनाक्रम है। अभी तक ये जानकारी मिल रही थी है तो ये मामला और पेचीदा होता हुआ यहाँ पर सौरभ नजर आता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अपने आप में एक बड़ा मामला, एसएमएस अस्पताल जो सबसे बड़ा अस्पताल है जयपुर में, वहां पर इस तरीके के घटनाक्रम होना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। फिलहाल एक बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको देंगे। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का कोर्ट में बड़ा दावा। पूछताछ में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम लिया है। ईडी की तरफ से जानकारी दी गई है। विजय नायर आतिशी सौरभ को रिपोर्ट करते थे ईडी के सामने। केजरीवाल ने यह बात कही है। ईडी की तरफ से यह बातें कोर्ट में सामने रखी गई है। केजरीवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी से जोड़ा है, ईडी की तरफ से कहा गया है। और दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी है विजय नायर और विजय नायर का कनेक्शन या विजय नायर जो रिपोर्ट देता था वो आतिशी और सौरभ को देता था, ये केजरीवाल ने कहा है ईडी से। और ईडी ने इस बात को कोर्ट के समक्ष रखा है। जब कोर्ट में पेश करने के लिए ईडी की टीम केजरीवाल को लेकर पहुंची थी तो उस दौरान ईडी ने ये तथ्य पेश किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको देंगे। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक इस वक्त जारी है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। मैनिफेस्टो के लिए मांगे जाएंगे सुझाव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बैठक में मौजूद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीएस संतोष, रविशंकर प्रसाद भी बैठक में पहुंचे हैं। तो देखिए, मैनिफेस्टो के लिए सुझाव इसमें मांगे जाएंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में मैनिफेस्टो बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है। मैनिफेस्टो में वो दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जाएंगे जिसके आधार पर आगे जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। उन दावों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव आगे जीतना चाहती है।
तो फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान, बीएल संतोष बैठक में शामिल है। आपको जानकारी दे दें, रविशंकर प्रसाद भी बैठक में मौजूद है। 27 नाम इसमें है जो ये मैनिफेस्टो की बैठक में शामिल है। इसके लिए बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई थी और इस कमेटी की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इसमें 27 लोगों का नाम है जो अपनी अपनी राय रखेंगे। राय मशवरा करने के बाद इस मैनिफेस्टो को जारी किया जाएगा। रंजन दवे से अधिक जानकारी लेते हैं, संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। रंजन, देखिए मैनिफेस्टो को लेकर बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है और साथ ही शायद आप अमित शाह के कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई है और लगातार नामांकन रैली के हुजूम के बाद में अमित शाह का जो दौरा जोधपुर में हुआ है, उसको लेकर के निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में यहाँ बूथ सम्मेलन पोलो मैदान की ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, जहां बड़ी संख्या में जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वे यहाँ मौजूद हैं। अभी हालांकि कोर कमेटी की बैठक यही पास में एक होटल है, वहां ये चल रही है, लेकिन उसके बाद में यहाँ जो है अमित शाह का संबोधन रहने वाला है। और जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है, ये पूरा जो पंडाल है, यह पूरी तरीके से लोगों की जो भीड़ है उसमें भर चुका है और लगातार निश्चित तौर पर जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, हालांकि ये बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं और अमित शाह को सुनने को पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुनने को पहुंचे। और निश्चित तौर पर एक तरीका का जो जोश है, जो माहौल है, जो उत्साह है, जो उमंग है, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को देखने को मिली है। निश्चित तौर पर जीत का मंत्र है, बूथ को मजबूत करने की जो बात है वो कही है कुछ लोगों से। आप कहां से आए हैं और किस तरीके की आज की ये रणनीति है? डॉक्टर प्रभु सिंह गुड़किया, लोहावट विधानसभा प्रभारी पोखरण। मैं पोखरण विधानसभा के प्रभारी के नाते यहाँ आया हूँ और अब की बार 400 पार जोधपुर ही रहेगा हिस्सेदार और हम सब हैं तैयार। ये जो कार्यकर्ता हैं इनमें मोदी में पूर्ण रूप से, मैं पोखरण पूरी विधानसभा में घूम के आया हूँ, पूर्ण रूप से मोदी में वातावरण है। और जितनी भी मेरी विधानसभा लोहावट है, लोहावट विधानसभा में और पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर मोदी में वातावरण बना हुआ है। इन्हीं आज कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है और जो मोदी जी के विकास के कार्य है और राष्ट्र को जो मोदी जी ने सम्मान प्रदान करवाया है, उन सम्मान के लिए मोदी जी को वोट लेने के लिए लोग लालायित हैं। आपका क्या कहना है? 25 की 25 सीटें हम राजस्थान में जीतेंगे और जोधपुर 6 लाख प्लस। अमित शाह आज आए हैं, अमित शाह आए, कितनी बड़ी बात मानते हैं जोधपुर के लिए? कार्यकर्ता में बहुत जोश है, पूरा पंडाल भरा हुआ है, कार्यकर्ता मान नहीं रहे हैं, बहुत गैदरिंग है। और अमित शाह जो आए हैं, अभी मीटिंग चल रही है, उसके बाद यहाँ आएंगे और हम 6-6.5 लाख से ज्यादा जीतेंगे हम। जी देखिए, अलग अलग दावे हैं लोगों की, अलग अलग बात है, कुछ और लोग हैं उनसे जानने की। हनुमान जी, आपका भी स्वागत है, क्या कुछ है आज के दिन को लेकर के? आज के दिन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और पूरे जोश के साथ में कार्यकर्ता लगे हुए हैं और आज अमित शाह जी और मुख्यमंत्री जी और जोश भरने के लिए पधारे हैं और कार्यकर्ता डबल ताकत से और डबल जोश से वापस और ताकत से लगेंगे। आज पूरे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र सहित मारवाड़ के अंदर बहुत खुशी की लहर है कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हम लोगों को बीच में आकर के एक मंत्र फूंकेंगे कि किस तरीके से जो मोदी जी का सपना है और भारत को विकसित बनाने का, उसमें हमारी भूमिका यही अभी फिलहाल है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मतों से प्रत्येक लोकसभा सीट को कमल को खिलाने का काम करें। बिल्कुल, आने वाले समय उत्साह साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को का देखने को भी मिल रहा है और आप पंडाल की तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं जिसमें ये नजर आ रहा है कि कितना उत्साह है, क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचा हुआ है गृह मंत्री को सुनने के लिए और आज यहाँ से जीत का मंत्र जो है गृह मंत्री देते हुए भी नजर आएंगे। रंजन, बहुत धन्यवाद आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, बात चीन की कर लेते हैं क्योंकि चीन बहुत
डरपोक निकला। पाकिस्तान के अंदर ऐसा आत्मघाती हमला हुआ कि पाकिस्तान में काम करने चीन से आए कर्मचारी भाग खड़े हुए। अब इसी बहाने पूरे पाकिस्तान पर कब्जे की चाल भी शी जिनपिंग ने चल दी है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की सेना के हाथ पांव फूल हुए हैं। सारी हेकड़ी निकल चुकी है। पाकिस्तान से सीपैक निकालने के चक्कर में चीन ने अपना बैंड बजवा लिया है। जो खबरें आ रही हैं उससे चीन की पूरी दुनिया में हंसी उड़ रही है। दरअसल पाकिस्तान के शांगला जिले में चीनी इंजीनियरों की गाड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ था और इस आत्मघाती हमले में चीन के 5 इंजीनियर मारे गए थे। इसके बाद से ही चीन के कर्मचारी दहशत में हैं। बड़ी संख्या में चीन के कर्मचारियों ने अपने अफसरों से कह दिया है कि अब वो पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। इसके बाद चीन ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 बांध परियोजनाओं का काम बंद कर दिया है। साथ ही वो अपने 1500 नागरिकों को वहां से निकाल रहा है। पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बारे में सूचना दे दी गई है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला चीन हिम्मत हार चुका है। चीन के लोगों को पाकिस्तान में हर पल मौत का डर सता रहा है और इसीलिए पाकिस्तान की 9860 मेगावाट की तीनों परियोजनाएं ठप पड़ गई हैं। जिन बांधों का काम चीन ने रोका है उनमें से पहला 4320 मेगावाट बिजली क्षमता की दासू बांध परियोजना जिला कोहिस्तान में है। ये पेशावर से 350 किलोमीटर दूर है। मारे गए चाइनीज इंजीनियर इसी साइट के थे। वहां 741 चाइनीज और 6000 स्थानीय कर्मचारी हैं। इन चाइनीज नागरिकों को बाहर निकाला जा रहा है। 2 और ऐसे बांध प्रोजेक्ट भी हैं जहां से चाइनीज नागरिक काम छोड़कर भाग रहे हैं। मोहम्मद बांध प्रोजेक्ट स्वात नदी पर है और इसी साल पूरा किया जाना है। इससे 744 मेगावाट पन बिजली पैदा होगी और इनमें 250 चाइनीज कर्मचारी काम कर रहे थे जो अब चीन भागना चाहते हैं। इसी तरह दासू बांध साल 2025 में पूरा होना है, लेकिन यहाँ पर अब चाइनीज नागरिक काम करना नहीं चाहते। इसी तरह पाकिस्तान की डायमर बादशाह बांध प्रोजेक्ट की क्षमता 4800 मेगावाट तक है और यहाँ 500 चीनी कर्मचारी हैं। लेकिन ये सब अब पाकिस्तान के ज़हनुम में 1 सेकंड भी नहीं बिताना चाहते। अब शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकियों से निपटने के लिए एक नया तरीका आजमाने का फैसला किया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डायरेक्ट मैसेज दे दिया है और ये मैसेज ये है कि पाकिस्तान में चीन की फौज तैनात होगी। वजह यह है कि पाकिस्तान चीन के नागरिकों को सुरक्षा देने में फेल हो चुका है। 26 मार्च को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आतंकवादी हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। यह हमला चीनी नागरिकों के काफिले पर हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने विस्फोटकों से लदे वाहन से चीनी इंजीनियरों के एक काफिले को टक्कर मार दी। काफिला इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दासू में अपने कैंप की ओर जा रहा था। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमला हुआ। 20 मार्च को बलूचिस्तान में भी चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। 2022 में भी कराची यूनिवर्सिटी के पास चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। 2021 में भी हमला हुआ था जिसमें 9 चीनी नागरिक और एक बच्चे की मौत हुई थी। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत कई प्रोजेक्ट बन रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को इन प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज दिया है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए चीन से कर्मचारी आए हैं जिन्हें आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। लिहाजा चीन अब अलर्ट है और पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान के पसीजते दिल को देखते हुए सूत्रों के मुताबिक अब चीनी फौज पाकिस्तान में पहरा देगी। इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी वो पोस्टर जिससे भारत और चीन ही नहीं 4 देशों में आतंकी हमले की धमकी दी गई है। इस पोस्टर को बहुत गौर से देखिए। पाकिस्तान की हर गली, हर मोहल्ले, चौराहे में इसकी चर्चा हो रही है। पोस्टर पर जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर हर भारतीय के ज़हन में एक साथ 2 बातें आएंगी। पहले तो खून खौल उठेगा और फिर जोर की हंसी आएगी। तो सवाल है कि ऐसा क्या है इस पाकिस्तानी पोस्टर में? भारत है, चीन है, डेनमार्क है और संयुक्त राज्य अमेरिका है।
धमकी दी गई है कि इन 4 देशों में मॉस्को और कंधार जैसे आतंकवादी हमले को अंजाम दिया जाएगा। पोस्टर में कंधार हमले और मॉस्को हमले के फोटो भी लगाए गए हैं। मतलब ये कि रोटी के लाले पड़े हैं, लेकिन बम बनाएंगे, बारूद बिछाएंगे, एक तो नहीं 4 देशों को एक साथ उड़ाएंगे, दहशत फैलाएंगे। अब आते हैं कि इस पोस्टर का सच क्या है, किसने जारी किया है ये पोस्टर, पोस्टर चिपकाने का मकसद क्या है और पोस्टर किस आतंकी संगठन ने चिपकाया है। इस पोस्ट को जारी किया है आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस। मॉस्को को खून से रंग देने के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के मंसूबे बुलंद हैं। मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में बंदूकधारियों ने 133 लोगों को भून डाला, 140 से ज्यादा लोग घायल हो गए, पूरा रूस थर्रा गया। इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली आईसिस के ब्रांच आईसिस केपी यानी खुरासान ब्रांच ने। ये खुरासान ब्रांच तहरीके तालिबान पाकिस्तान की टूट के बाद ही अस्तित्व में आया था। मॉस्को हमले के बाद भी इंटरनेट पर ऐसी खबरें दिखी जिसमें पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के इस क्रूर हमले में हाथ होने का दावा किया गया। यहाँ तक कहा गया कि हो सकता है कि मॉस्को में खून की होली खेलने वाले आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से हो सकता है। हो सकता है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली हो। मॉस्को में इस कायराना वारदात के बाद ये पोस्ट जारी किया गया है। अभी 3 दिन हुए जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को भाषण बंद कर आतंकवाद पर नकेल लगाने की सलाह दी थी। आतंकवाद की नर्सरी बन चुके पाकिस्तान में आतंकवाद का आलम यह है कि ये जब भी जी चाहे पाकिस्तान को दहला देते हैं। पिछले हफ्ते मुल्क के नेवी बेस पर हमला हुआ था। उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ। आतंकवाद के कारण ईरान से पाकिस्तान में घुसकर हमला किया। अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा से सटे इलाकों में ऑपरेशन चलाता रहता है। कहने की गरज ये कि पाकिस्तान खुद आतंक के सामने घुटने टेक चुका है, लेकिन अपनी आदतों से बाज अब भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। आटा दाल के भाव तक पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं रह गया है। जनता आधा पेट जिंदगी बसर कर रही है और इस बीच ये पोस्ट जिसे देखकर हंसी रोक पाना मुश्किल है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है और पाकिस्तानी हुक्मरान आवाम की इस घुटती चीख को दबाने के लिए तमाम तरह के पैतरे बदल रही है। भारत में सीमा पार से घुसपैठ जिस तरह से रुका है, उसने पाकिस्तानी फौज और उनकी पनाह में जिंदा आतंकवादियों को बौखलाहट से भर दिया है। बाढ़, गश्ती सड़कों, फ्लड लाइटिंग सिस्टम और अतिरिक्त सीमा चौकियों का निर्माण कर भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों को सीमा से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज के पास जम्मू कश्मीर पर कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है। पाकिस्तानी हुक्मरानों के पास आवाम के सामने कश्मीर को सुलगाते रहने का कोई ताजा और टटका बहाना नहीं मिल रहा है। लिहाजा कंधार जैसी आतंकी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरकर। कंधार कांड के दौरान ये वो 3 आतंकी थे जिन्हें भारत को छोड़ना पड़ा था। कंधार दोहराने की बात इस पोस्टर में इसलिए की जा रही है कि 24 दिसंबर 1999 की शाम 4 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC 814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल हुआ, तभी उसे हाईजैक कर लिया गया था और कंधार ले जाया गया था। अपहरणकर्ताओं ने अपने 36 आतंकी साथियों की रिहाई और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती मांगी थी। उस वक्त भारत को समझौता करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान के आतंकवादी अगर मॉस्को और कंधार जैसी वारदातों को अंजाम देने की धमकी दे रहे हैं तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत तय है। भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है और ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही तो दुर्भाग्य के सिवा और क्या कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में एक विशाल रैली को संबोधित कर लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की है। मेरठ की महारैली में पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि इस बार रामलला की होली खास थी।
बीजेपी की भी हैट्रिक लगेगी। जाटलैंड में पीएम की पहली रैली और मिशन 400 पार के शंखनाद की ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ में मोदी का मेगा शो, तीसरी बार मोदी ने दिखाया 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मोदी ने असंभव को बनाया संभव। अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था। मेरठ में मोदी ने हैट्रिक लगाई है। चुनावी अभियान के आगाज के हैट्रिक। मोदी का मेगा शो कई लिहाज से अद्भुत बना। मोदी को सुनने के लिए लाखों लोग जुटे। मेरठ रैली में एनडीए की एकता दिखी। मोदी से पहले जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ ने रैली का जोश बढ़ाया, लेकिन जिस अंदाज में पीएम मोदी का मेरठ रैली में स्वागत हुआ वो देखते ही बन रहा था। किसानों का हल, अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल, फूलों की माला, मेरठ में मोदी का ग्रैंड वेलकम अलग अंदाज में हुआ। लेकिन जब उनके हाथ में क्रिकेट का बैट आया तो चुनावी दंगल में धुआंधार बैटिंग शुरू हो गई। ताबड़तोड़ अंदाज में मोदी ने चुनावी प्रचार की पारी की शुरुआत की। मेरठ की धरती से मोदी ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की हुंकार भरी है। सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। और अब राहत से जुड़ी एक खबर आपको देंगे। दरअसल कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कमी की गई है। आज से 31 रुपए घटे हैं कमर्शियल सिलेंडर के दाम। 1875 रुपए प्रति सिलेंडर दाम हुए हैं। और आपको बता दें कि 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो फिलहाल ये कमर्शियल सिलेंडर के रेट आपको बता रहे हैं। आज कमी देखने को मिली है। 31 रुपए घटे हैं कमर्शियल सिलेंडर के दाम। आपको बता दें कि घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं है। फिलहाल अभी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में ही बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल आज है। आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और ऐसे में आज कई बड़े बदलाव भी हैं वो देखने को मिले हैं और इसी के चलते आज सिलेंडर के दामों में भी कमी देखने को मिली है। खासकर कमर्शियल सिलेंडर जो है जिसमें 31 रुपए दामों को कम किया गया है। अब इससे होटल व्यवसाय और को काफी फायदा जरूर होगा। सिलेंडर के लिए रेट कम होने से 1875 रुपए प्रति सिलेंडर दाम इस वक्त हो गए हैं और 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो फिलहाल सिलेंडर सस्ता हुआ है। इंतजार किया जा रहा था होटल व्यवसायी। और चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक और जानकारी आपको देंगे। जयपुर से खबर निकलकर सामने आई है जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है और इस बीच एक बड़ा फैसला लिया गया है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह सस्पेंड किए गए हैं। बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज सुबह ये घटनाक्रम निकलकर सामने आया था जहां पर फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था। दरअसल ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ये पूरी खबर है जिसके कनेक्शन सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश से भी जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश से आए कुछ लोगों का भी नाम शामिल है। फर्जी तरीके से ये एनओसी बनाई जाती थी और प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में इस तरीके से काम चल रहा था। जब इसकी शिकायत एसीबी की टीम को मिली तो एसीबी की टीम ने दबिश देकर इस पूरे मामले में एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एक्शन लिया है और सहायक प्रशासनिक अधिकारी
गौरव सिंह अब सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिसमें गौरव सिंह का नाम प्रमुखता से सामने आया था और गौरव सिंह की संलिप्तता थी इस पूरे मामले पर। अभी फिलहाल एक्शन लिया गया है, गौरव सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले की आगे जांच भी चल रही है, क्योंकि इसके तार विदेश से जुड़े हुए भी बताए जा रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने ये बड़ा एक्शन लिया है। फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट में भ्रष्टाचार का ये पूरा खुलासा है। देखिए, ये पूरा कारोबार चल रहा था, इसमें कई लोगों की संलिप्तता सामने आई है और समझिए कि सबसे बड़ा प्रदेश का अस्पताल है एसएमएस अस्पताल, वहां पर इस तरीके से काम किए जा रहे थे। सौरभ, संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। सौरभ, देखिए, इस पूरे मामले पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को सस्पेंड भी कर दिया है, क्या अपडेट और आपके पास? जी बिल्कुल, दो नई अपडेट जो है वो सामने आई है कि एक मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को कुछ देर पहले ही जो है वो सस्पेंड कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही ये भी अपडेट सामने आई है कि जो 3 और सर्टिफिकेट एनओसी जो फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं एसीबी को, वो मरीज नेपाल के बताए जा रहे हैं। यानी बांग्लादेश के बाद नेपाल से भी इसका कनेक्शन जो है जुड़ चुका है और बताया जा रहा है कि और भी जो है वो सर्टिफिकेट जारी हुए हैं हाल के दिनों में, तो उसकी भी जांच जो है वो एसीबी द्वारा की जा रही। तो लगातार अब नए नए अपडेट जो है वो इस पूरे मामले में नए नए खुलासे जो है वो हो रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से खेल था। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इसमें पूरी भूमिका जो है वो गौरव सिंह की ही है, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर गौरव सिंह सिर्फ अपनी मर्जी से इस प्रकार की एनओसी कैसे जारी कर सकता है, जब कमेटी जो है वो अप्रूवल देती है। तो बिल्कुल गौरव सिंह अकेला इस प्रकार के सर्टिफिकेट कैसे जारी कर सकता है। हालांकि अभी ये भी बात सामने आ रही कि एसीएस जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है, इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी जो है वो गठित कर दी है उन्होंने, और वो कमेटी ये जांचेगी कि आखिर जो निजी अस्पताल का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है उनकी किस प्रकार की भूमिका है। तो ये जांच कमेटी उसमें भी जो है वो जांच करेगी। तो कई तरह के खुलासे लगातार इस पूरे मामले में हो रहे हैं। जी बिल्कुल सौरभ, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, सिर्फ खुलासे नहीं बल्कि इसका कनेक्शन जो विदेशी सामने आया है, इसने और सारे सवालों को खड़ा कर दिया है। पहले आपने बांग्लादेश बताया, अब आप बता रहे नेपाल में भी इस तरीके से कार्य चल रहा था, वहां के लोगों के साथ भी संपर्क में थे। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि गौरव के अलावा भी और सारे लोग इसमें है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं नाम बोलता हूँ, आप मंजा सिंह अतिथि, मैं जनता का। तो बीजेपी शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन की तस्वीरें जोधपुर से इस वक्त लाइव आपको